वेलकम बैक बच्चों। टॉपिक हम आगे चलते हैं। आज टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, सबसे पहले देखेंगे साइटोप्लाज्म होता क्या है। साइटोप्लाज्म एक बहुत बड़ा रीजन है। इट इज़ अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी पोर्शन होता है, जिसके अंदर बहुत बड़ा रीजन होता है, उसमें फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है, जिसमें इस फ्लूइड में या सेमी फ्लूइड में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म हैं इसमें फ्लोट कर रहे हैं। तो द फ्लूइड एंड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ अ सेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो रीजन है, उसमें फ्लूइड और सेमी फ्लूइड भरे पड़े हैं, और इसी रीजन को वी कॉल साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्मिक रीजन हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी। So it is actually the fluid content present inside the plasma membrane. ये basically fluid content है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। मैं फिर से बता दूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है एक्चुअली ये, और देयर आर मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोटिंग in this fluid, and all these, each of these cell organelles have a particular function to perform. तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये साइटोप्लाज्म बेसिकली फ्लूइड और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है सेल का, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है फ्लोट कर रही हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें फ्लोट कर रही हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। और हर सेल ऑर्गेनेल जो है इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो होता है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, द इंटरनल साइटोप्लाज्म इज हाउएवर more non-viscous and is termed as endoplasm. जो इंटरनल साइटोप्लाज्म है वो बेसिकली ज़्यादा विस्कस नहीं है, और इसको हम एंडोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म में, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, ये तीन तरह की चीज़ें इसमें हो सकती हैं। एक तो वो फ्लूइड वाला पार्ट होता है, ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड पार्ट है, जो बेसिकली 90% जो है वाटर से बना होता है, इसको साइटोजोल बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इसमें फ्लोट कर रहे होते हैं। तो साइटोप्लाज्म किस किस चीज़ से बना हुआ है मैं आपको बता दूं। साइटोजोल, ये वो सोल्यूशन पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है फ्लोट कर रहे हैं। ये 90% जो है वो किससे बना हुआ है, 90% जो है इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। 90% इज मेड ऑफ वाटर। इसमें 90% जो है वो पानी है। और इसके अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें फ्लोट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें फ्लोट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेल इंक्लूजन है इसमें। सेल इंक्लूजन्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं फ्लोट कर रहे हैं, मिनरल्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, डिजॉल्व विटामिन्स या अमीनो एसिड्स, शुगर्स, और बहुत सारी गैशियस सब्सटेंसेस भी, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो चलते हैं आगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड या सेमी फ्लूइड पार्ट है जो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद है। और मैं आपको साइटोप्लाज्म के बारे में एक और चीज़ बता दूँ, 3 चीज़ों से बना है। ये साइटोजोल से बना है जो 90% वाटर है। 90% जो है ये क्या है, वाटर है। इसको साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी कहा जाता है। 90% ये वाटर है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी फ्लोट कर रहे हैं। सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इसी में फ्लोट कर रहे हैं। तो और बहुत सारे सेल इंक्लूजन्स भी हैं। सेल इंक्लूजन्स में मैंने आपको बताया, विटामिन जो डिजॉल्व्ड गैसेस हो गए, विटामिन हो गए, एंजाइम्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सभी इसी में फ्लोट कर रहे हैं। तो सिस्टोल के बारे में बता दूं, द सिस्टोल कंटेन्स वेस्ट मटेरियल टू। सिस्टोल में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी जो है वो फ्लोट कर रहा होता है। तो ये तो था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड और सेमी फ्लूइड पार्ट है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में 3 चीज़ों से बना है। साइटोजोल से, सेल ऑर्गेनेल से और सेल इंक्लूजन से। साइटोजोल वो लिक्विड पार्ट है जो बेसिकली 90% वाटर है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे सेल इंक्लूजन्स हैं, मैंने बताया आपको, विटामिन हैं, डिजॉल्व गैसेस हैं, बहुत सारे और मिनरल्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ये सब इसमें जो है वो मौजूद है।
अब इसका फंक्शन क्या है, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसके फंक्शन में जो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का बेस यही है, ठीक है। इट इज द सीट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द सेल। ओके, ये तो एक बात होगी। इसके अलावा आपको मैं बताऊं दूसरी बात, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज। जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का, जो रिक्वायर्ड मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ये इसी के थ्रू होता है। इसके अलावा ये एक स्टोर हाउस है। किसका स्टोर हाउस है वो मैं आपको बता दूं। ये स्टोर हाउस है किसका, अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स का, ग्लूकोज का, विटामिन्स का, बहुत सारे मिनरल्स का, जैसे आयरन का, एटसेट्रा। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का ये सीट है, सीट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज। इट इज स्टोर हाउस ऑफ different substances like amino acids, glucose, vitamins, irons and other minerals too. Okay, इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, it acts at site for मैंने आपको बताया ना, it acts at site for metabolic processes, different metabolic processes के साइट की तरह ये काम करता है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं वो सेल के, वो इसके बगैर नहीं हो सकते, साइटोप्लाज्म के बगैर नहीं हो सकते। जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ओके, जैसे ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, वो विदाउट साइटोप्लाज्म नहीं हो सकता। तो बहुत सारे प्रोसेसेस जो सेल के हैं, बहुत सारे फंक्शन सेल के जो हैं वो साइटोप्लाज्म के बगैर नहीं हो सकते। तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ आपको, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट साइक्लोसिस। ये भी जो है इट सर्व्स मैनी फंक्शंस इन सेल। सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो हैं इसके कारण हो पाते हैं। मैं एक बार दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो है ये साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की तरह काम करता है। बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए यही साइट है, साइटोप्लाज्म। ओके, दूसरा, बहुत सारे मटेरियल के एक्सचेंज के लिए भी ये साइट की तरह काम करता है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होता है। इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए ये स्टोर हाउस का काम करता है, जैसे अमीनो एसिड्स, जैसे ग्लूकोज, जैसे विटामिन्स, जैसे मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स जैसे आयरन, इन सब के लिए। इसके अलावा जो स्ट्रीमिंग होती है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की, वो भी जो है इसके बगैर नहीं हो सकती। वो भी अगर हम उसके बारे में भी बात करें तो वो इसके बगैर नहीं हो सकती। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब नेक्स्ट वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मैंने आपको जैसा बताया साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं फ्लोट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। दो तरह का होता है ये, एक को हम बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे को हम बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER और RER। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली है क्या है। ये देखिए, ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसको इजीली आप नोटिस नहीं कर सकते। इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। ठीक है जी,
एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर आप इसको नोटिस नहीं कर सकते। तो मैं चलता हूं। ये एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का। ठीक है जी, ये क्या है जी? ये लार्ज नेटवर्क है ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो याद रखिए, ये लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स की। ये पहली बात। और दूसरी बात क्या है इसके बारे में आपको बता दूं, ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू साइटोप्लाज्म। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है और साइटोप्लाज्म, आपको याद होगा हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दर्शन करवाए थे। मैंने आपको दिखाया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लंबी लंबी ट्यूब्स की तरह ये दिखाई देता है, कहीं पर राउंड, कहीं पर छोटे छोटे बैग्स बने होते हैं जिनको वेसिकल्स कहा जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको इसके बारे में बता दूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इट इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर होता है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ये बेसिकली लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का। और कहाँ से शुरू होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड हुआ होता है। कैसा देखने में लगता है? ये टिब्यूल्स की तरह दिखाई देता है, छोटे छोटे राउंड टिब्यूल्स की तरह या वेसिकल्स की तरह दिखाई देता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलता जुलता होता है। और ये एक्चुअली 3 तरह से अकर करता है। मैं वैसे वो बोल चुका हूँ आपको, ये 3 तरह से अकर करता है। एक सिस्टर्न की तरह अकर करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये, ठीक है जी। सिस्टर्न की तरह अकर करता है या वेसिकल्स की तरह। वेसिकल्स जो हैं वो मैंने आपको बताया बैग्स, पाउचेस की तरह होते हैं। सिस्टर्न की तरह अकर करता है, वेसिकल्स की तरह अकर करता है, या फिर ये अकर करता है किसके फॉर्म में? याद रखिए, टिब्यूल्स की फॉर्म में। टिब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है जी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 फॉर्म में अकर कर सकता है। सिस्टर्ने की, इसकी शेप सिस्टर्ने की तरह होती है, वेसिकल की तरह होती है, या टिब्यूल्स की तरह। सिस्टर्ने मैंने आपको बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। वेसिकल्स मैंने आपको बताया पाउचेस की तरह होते हैं, बैग्स की तरह, सैक्स की तरह। और टिब्यूल्स जो मैंने आपको बताया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और मेम्ब्रेन डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की नेचर के ऊपर आप इसको अगर बात करते हैं तो ये 2 तरह का होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से ही क्लियर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होगा कि वो मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल स्मूथ होगा, उसमें किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल जो है मौजूद नहीं होगा। और RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें रास्ता जो होता है वो अप्स एंड डाउन्स वाला होता है। और वो अप्स एंड डाउन्स वाला रास्ता क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, किसके कारण? मैं आप फिर से रिपीट कर दूं, ये राइबोसोम्स के कारण। ये आपको इसके मतलब ये इसके ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। जैसे आपको याद होगा न्यूक्लियस के बाहर हमने बनाया था, इस तरह से स्ट्रक्चर था, है ना, आपको याद होगा ये। और फिर उसमें मैंने आपको बताया था इसके ऊपर इस तरह से डॉट थे। हमने जो फिगर देखी थी उसमें रेड कलर के डॉट्स थे, आपको याद होगा। मैंने आपको एक फिगर दिखाई थी जिसमें रेड कलर के डॉट्स जो थे वो विजिबल थे। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं फिर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। 2 तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ होता है क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स जो होते हैं वो चिपके हुए होते हैं, और ये स्मूथ होता है क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स जो है मौजूद नहीं होते। होता क्या है, ये लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का और शीट्स का, ओके। और बाहर वाला जो पोर्शन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर वो एंटर करता है। 3 तरह से अकर करता है, सिस्टर्ने के फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में, या टिब्यूल्स की फॉर्म में। ये इस तरह से अकर करता है। तो अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? इसमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं
जिसके कारण उसका सरफेस जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको रफ दिखाई देता है। राइबोसोम्स क्या थे, याद है ना आपको? राइबोसोम थे प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते थे, आपको याद होगा। ये राइबोसोम्स जो हैं वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो आर जो है वो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम टर्म यूज करते हैं, और इसमें जो मेम्ब्रेन होता है ये रफ होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स विच सिंथेसाइज प्रोटीन। तो आर जो है मेनली क्या फॉर्म करता है? आर मेनली सिस्टर्ने की फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। आर मेनली जो है वो किसकी फॉर्मेशन करता है? सिस्टर्ने की। मैं अभी आपको डिफरेंस के साथ भी इसके बारे में SCR और आर के बारे में बताऊंगा, लेकिन खैर चलते हैं। आर के बारे में मैंने बताया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म है, और इसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स आपको चिपके हुए दिखाई दे जाएंगे, जिसके कारण इसका सरफेस जो है रफ हो जाता है। राइबोसोम्स जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और मैंने लास्ट में आपको बताया ये ज़्यादातर जो है सिस्टर्ने के फॉर्म में आकर करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था किसके बारे में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये स्मूथ होता है, किसी भी तरह का की रफनेस इस पे आपको दिखाई नहीं देगी, कोई भी अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। और आपको मैं बताऊं, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स ऑफ और लिपिड्स। जैसे इस पर चिपके हुए राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाते हैं, ये SCR जो है ये क्या बनाता है? ये फैट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है या लिपिड्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये किससे बना होता है? ये जैसे सिस्टर्ने से बना होता है आर, ये किससे बना होता है? ये बना होता है वेसिकल्स से या टिब्यूल्स से, ठीक है जी। वेसिकल्स से और टिब्यूल से ये बना होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया स्मूथ होता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। एक और चीज़ मैं आपको इसके बारे में बता दूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अलग अलग फॉर्म्स में, इट अपीयर्स इन वेरिंग फॉर्म्स इन डिफरेंट सेल्स, एंड इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम ऑफ वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स। ये हमेशा एक नेटवर्क की फॉर्म में ही मौजूद होता है। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ER लिखते हैं, दो तरह से आकर करता है, RER और SCR। RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर मेम्ब्रेन के ऊपर, सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, जिसके कारण ये रफ होता है। राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और मैंने आपको बताया ये किस फॉर्म में आकर करते हैं? ये सिस्टर्ने के फॉर्म में आकर करते हैं। फिर मैंने आपसे बात की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ये वेसिकल्स और टिब्यूल्स की फॉर्म में आकर करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने आपको बताया, ये लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का, और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर ये साइटोप्लाज्म में जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन अगर आप बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको बता दूं। ये इसका सबसे पहला फंक्शन होता है सपोर्ट करना। क्या सपोर्ट करना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, सेल के स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह ये काम करता है। तो ये पहला काम हो गया। दूसरी बात, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, तो बहुत सारा मटेरियल जो सेल के अंदर जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। इसके अलावा क्या होता है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक और काम करता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है, ठीक है जी। जो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर चाहिए वो साइटोप्लाज्म से होकर गुजरती हैं, और जो चीज़ें न्यूक्लियस को नहीं चाहिए वो न्यूक्लियस से बाहर फेंक दी जाती हैं, वो साइटोप्लाज्म में आ जाती हैं। तो जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, वो इसी तरह से हो पाता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके अलावा एक और काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्पफुल है। ठीक है जी। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने आपको बताया था, ये लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो जाता है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड सरफेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इंक्लूडिंग फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन्स। इन सब को सिंथेसाइज करने में भी SCR जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप कह सकते हैं ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज, फैट्स एंड लिपिड्स, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस को ये सिंथेसाइज करता है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट देखते हैं, 6 पॉइंट। डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्पफुल होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ब्रिंग्स अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर। ये क्या करता है, जो हार्मफुल मटेरियल होता है, जैसे जो भी आपके खाने के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जाती हैं जो बेसिकली टॉक्सिन्स होती हैं, इंसेक्टिसाइड्स चले जाते हैं आपके खाने के साथ, पॉल्यूटेंट्स चले जाते हैं, और बहुत सारी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इट हेल्प्स आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ लिवर डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनीज की सिक्रेशन जो है यहीं से होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनीज की फॉर्मेशन जो है इसकी हेल्प से होती है। जैसे गोल्गी एपरेटस, आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। लाइसोसोम्स, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लाइसोसोम्स हो गया, गोल्गी बॉडी होगी, या वैक्यूल्स होते हैं, इन सब की फॉर्मेशन जो है वो किसकी हेल्प से होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से होती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलुलर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन, सेलुलर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से क्या क्या होता है। ये सपोर्ट, एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में हेल्पफुल होता है, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटीन सिंथेसिस मैंने आपको बताया राइबोसोम की हेल्प से करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से फैट्स और लिपिड्स की को सिंथेसाइज करता है। डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में जो है इसकी हेल्प से हो पाती है। इसके अलावा गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सब की फॉर्मेशन की जिम्मेदारी भी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही होती है। ठीक है जी। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, ये सारे फीचर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स कंसिडर किए जाते हैं। इनको आप किसी को भी इस तरह से लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है। तो चलते हैं, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी क्या है, दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट हैं। दोनों जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, जैसे सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक जो है वो राइबोसोम्स की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स वगैरह को सिंथेसाइज करता है। तो बहुत सारे सिमिलरिटीज़ भी हैं, लेकिन डिफरेंस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने आपको सबसे पहले बताया वो ये था कि ये सिस्टर्ने के फॉर्म में होती है, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको बताया ये किस फॉर्म में होता है, वेसिकल्स के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। दूसरा, यहाँ पर सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, यहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम्स एब्सेंट है यहाँ पर। ठीक है जी। और तीसरी बात जो मैंने आपको पहले की ही बताई हुई है वो क्या है, ये इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, है ना। और ये क्या सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स,
फैट्स, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, है ना, इन सब को ये सब जो है ये सिक्रीट करने का काम जो है ये इसी का होता है। इसके अलावा मैंने आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताई, कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने बताया, स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में आपको बताया। ये सब चीज़ें जो है यही जो है। तो चौथी बात जो हमने करनी है वो क्या है, द प्रोडक्ट्स पास इनटू द लिमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लेसेस। ये जो प्रोडक्ट होता है is passed into the lumen for transport to अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ल्यूमन से ही ये सारा फिनोमेना जो होता है। तो जो भी प्रोडक्ट होता है इट इज़ पास्ड इनटू द ल्यूमन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर प्लेसेस। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता, द प्रोडक्ट्स डू नॉट पास इनटू द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं यहाँ पर सीधे शॉर्ट में लिख देता हूँ, डू नॉट पास इनटू द ल्यूमन, इसको ल्यूमन में पास नहीं किया जाता। ठीक है जी, तो ये है। तो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया, उसके दो टाइप्स के बारे में बताया, उसके फंक्शंस बताए उसके बताए, और इसके अलावा मैंने उनके डिफरेंस भी आपके साथ डिस्कस किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो फॉर्म्स में अकर करता है, आरईआर और एसईआर। आरईआर का काम होता है इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसको रफ बोलते हैं, और ये राइबोसोम्स जो है प्रोटीन फैक्ट्रीज की तरह काम करते हैं। एसईआर जो है उसका सरफेस जो है फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स प्रोड्यूस करता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा लिपिड्स मैंने आपको बताया ये प्रोड्यूस करता है। तो ये एसईआर की बात कर दी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में अकर करते हैं। तो मैंने आपको बताया जो जब हम एसईआर की बात करते हैं ये वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में आकर करता है। जब हम आरईआर की बात करते हैं तो ये सिस्टर्ने की फॉर्म में आकर करता है। ये इनका मेजर डिफरेंस है। आरईआर पे सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इसलिए रफ होता है ये। एसईआर के सरफेस के ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होते। ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स, ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता बल्कि फैट्स और लिपिड्स और स्टेरॉइड्स सिंथेसाइज करता है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है उसको ल्यूमन की हेल्प से उसको दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, सेल के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ ल्यूमन एब्सेंट होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ल्यूमन प्रेजेंट होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो इस तरह से नहीं होती। फंक्शन मैंने आपको बताया, ये सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क बनकर मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्केलेटल की तरह, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। इसके अलावा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का वो इसी के थ्रू हो पाता है। और प्रोटीन सिंथेसिस मैंने आरईआर के बारे में बताया, ठीक है, राइबोसोम्स की हेल्प से वहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है। और सिंथेसिस ऑफ फैट्स और लिपिड्स और स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो एसईआर के हेल्प से होता है। लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन जो है इसके कारण ही हो पाती है। किसके कारण हो पाती है मैं ये भी बता दूं, ये हो पाती है डिटॉक्सिफिकेशन एसईआर के कारण, ठीक है जी। और गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स सब की फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको जैसा पहले भी बताया वो एसईआर ही करता है। और इसके अलावा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का काम भी जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन जो है वो कौन करता है, एसईआर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है लिवर के अंदर वो भी एसईआर की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है।